अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जदू। नाज़रीन, 2 दहाइयों पर मुहीत जंग के बाद और फिर खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद 24,000 से जायद फौजियों की हलाकत के बाद आखिरकार अमेरिका अब अफगानिस्तान से इनखला की जानिब रवा दवा है। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी पैदा होता है कि क्या अमेरिका के पास कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है या नहीं, पीस बिल्डिंग का प्रोसेस कितना अहम है और अमेरिका इसमें किस हद तक रोल प्ले कर सकता है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि अभी नाज़रीन एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि कुछ हफ्ते पहले CIA के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया है और उन्होंने आर्मी चीफ से भी और ISI के सरबराह से भी मुलाकात की है और अमरीकी वजीर दिफा इस वक्त मुसलसल आर्मी चीफ से राबते में भी हैं। आपको बताएंगे दौरा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये रिपोर्ट कितनी दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजीद फौज भेज दी है। 2019 में आर्टिकल 370 और 35 के खात्मे से पहले भी इजाफी फोर्सेज वहां पर भेजी गई थी इंडिया की जानिब से। अब यहां पर क्या होने जा रहा है, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है कश्मीर को लेकर और इस सब पे पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड चौधरी साहब। लेकिन उस सबसे पहले नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अवाम के इंटरेस्ट की बात है, वो जो बजट है जो कि 11 जून को पेश किया जाएगा और मईशत इस वक्त क्या दुरुस्त जानिब रवा दवा है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब भी और हमेशा की तरह मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्जियाकार अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं, उनसे भी इस सब पे बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। कहा जा रहा है कि मईशत चूँकि बहुत अच्छी जानिब रवा दवा है, तो इस साल का जो बजट जो है वो आने वाला जो भी 11 जून को पेश भी होगा, अवाम दोस्त होगा। कहा जा रहा है कि उसमें टैक्स रिलीफ होगा, सब्सिडीज में इजाफा किया गया है। आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाला बजट अवाम के लिए कितना अवाम दोस्त होगा, कितना अवाम को उस बजट में रिलीफ मिलेगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो शुक्रिया आप लोगों ने मद्दू किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, मैं 2004 से जो है ना बजट ट्रांसमिशंस करता रहा हूँ। अच्छा। और तमाम बड़े चैनल्स में करता रहा हूँ हमेशा से। ये जो एक सवाल है ना 2004 से कांस्टेंट है, मतलब बजट ट्रांसमिशन का पहला सवाल ही होता है कि कितना आवाम को क्या मिल रहा है, आवाम का क्या है। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमतें भी जो बजट बनाती है ना, वो ऑप्टिक्स में दिखाती हैं कि हमने आवाम के लिए बड़ा बजट बनाया है, लेकिन आवाम का हाल आपके सामने 1 साल के बाद, हर गुजरने वाला साल जो है आवाम के लिए बकौल आवाम के मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। ये अब हमें सवाल को तब्दील कर देना चाहिए। अच्छा। हमें सवाल ये कर लेना चाहिए कि ये जो बजट है ये कितना पाकिस्तान दोस्त होगा। अगर पाकिस्तान दोस्त होगा तो अवाम दोस्त खुद ब खुद हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान दोस्त अवाम दोस्त की आड़ में ना गरीब, जैसे आपने एक नारा सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, वो रोटी कपड़े मकान के चक्कर में जो है वो ना उनको रोटी कपड़ा मकान मिला बल्कि पाकिस्तान के भी कपड़े उतार दिए पकड़ के। हम मतलब कर्जे में डूबे हुए हैं, हमारी इज्जत ख़त्म हो गई हुई है हमारे मुल्क की। मैं कराची से हूँ, अगर आप कराची की डेवलपमेंट कभी देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कराची और उसके पॉश इलाकों की खास तौर पर, स्लम तो छोड़ दें आप, तो हमने जो है रोटी कपड़े मकान के चक्कर में हमारे मुल्क का सारा कुछ वो जो है ना उल्टा छीन लिया। मैं एज अ एनालिस्ट, एज एन इकोनॉमिस्ट, जो मेरी ख्वाहिश है कि ये PTI की हुकूमत का ये बजट और अगला बजट रह गया, वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफाद को देखकर फैसले करे, बजाय ऑप्टिक्स बनाने के कि मैं 2023 के इलेक्शन जीत जाऊं और एकदम जो है वो बिजली महंगी करनी है तो महंगी ना करें, ठीक है ना, और उल्टे सीधे ऐसे अखराजात कर दें जो हम कर्जा लेकर जो है आने वाली नस्लों को जो है बिठा दें। आज ही मैं किसी से बात, आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे टैक्स महसूलात अगर हमने टारगेट पूरा किया तो 4,700 अरब रुपए होंगे, और आपको पता है पेंशन हम 1,030 अरब रुपए इस साल देंगे। यानी कि जो हम टैक्स कमा रहे हैं उसमें से पेंशन जो है 1,030 अरब रुपए दे रहे हैं। तो आने वाली जनरेशन पे जो अभी पैदा नहीं हुई, जिसने काम नहीं किया, हम उस पर पेंशन का, और कहा यह जा रहा है कि 2027 में वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बजट जो है ना सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन के लिए रह जाएगा। तो ये हम मतलब ऑप्टिक्स दिखाने के लिए सियासी लीडरान जो हैं आते हैं कि देखें जी तनख्वाह नहीं बढ़ाई सियासत वो अवाम सरकारी लोगों की। 11 लाख लोग जो पेंशन लेते हैं और 24 करोड़ अवाम, ठीक है ना।
तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिसी है, मैं बार बार इस हुकूमत को आप लोगों के चैनल्स के थ्रू बोल रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब ने कोशिश की इलेक्शन से पहले कि वो जो इलेक्शन जीत जाए, उन्होंने पाकिस्तान को ना इतना बेड़ा गर्क कर दिया। आखिरी के 1 साल में 6 साल बहुत अच्छा काम किया, आखिरी के 1 साल में कि पीपल्स पार्टी को आके IMF प्रोग्राम लेना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने आखिरी के 2 साल में समझे वो एक नारा भी था, एक जरदारी सबसे भारी और इनको कोई नहीं हरा सकता, उन्होंने ये काम किया, वो भी इलेक्शन हार गए, ठीक है ना। फिर तीसरा आप मुस्लिम लीग नून का देख लें, उन्होंने पानामा के बाद टीम चेंज हुई, मिफ्ता इस्माइल, और इन्होंने आके ऐसा बजट दिया, ऐसा कुछ किया कि पाकिस्तान उड़ के रह गया। मुजम्मिल साहब, मारिया आपकी इजाजत से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मुजम्मिल साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं, इन्होंने नए तरक्याती मंसूबे या सब्सिडीज में नहीं झोंके बल्कि पुराने कर्जे उतारे हैं और सबसे ज्यादा कर्जे उतारे हैं? क्या ये तासुर दुरुस्त है? क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती है और लोग इन्हें ताना ये दे रहे हैं कि जी इन्होंने तो इतने कर्जे ले लिए, ये भी वही काम कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, जब ये आए थे ना तो इन्होंने 2 चीजें इनहेरिट की थी। एक किया था जारी खसारा, जो बैरूनी खसारा होता है, वो था 19 अरब डॉलर, ठीक है। और अगर ये बकौल मुस्लिम लीग के उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया था, अगर ये उसमें मतलब वो उसी लेवल पे चलते तो 19 अरब डॉलर साल का इनको कर्जा लेना पड़ता, ठीक है। दूसरा इन्होंने इनहेरिट किया था 7% बजट का, यानी कि 3-3.25 हज़ार अरब रुपए मकामी जो बजट खसारा था वो इन्होंने जो है वो इनहेरिट किया था। आज 2021 में जो है 19 अरब डॉलर का जो है वो खत्म हो गया खसारा। 1 अरब डॉलर, 700 मिलियन डॉलर प्रिसाइजली जो है हमारा सरप्लस है। तो अब वो हमें 19 अरब डॉलर कर्जा नहीं लेना पड़ा। अच्छा, पहले साल में पीटीआई की हुकूमत आई तो बाय डेफिनेशन 19 अरब डॉलर कर्जा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 10 अरब डॉलर कर्जा लिया। दूसरा साल जो इनका था उसमें 6 अरब डॉलर लिया। तीसरे साल जो अभी हम जिसमें बैठे हैं इसमें 3.2 अरब डॉलर। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमत आए, उसका पैरामिड ऊपर की तरफ जाता है, हर आने वाले साल में उसका कर्जा बढ़ता है। इन्होंने इस पैरामिड को नीचे उतार दिया। दूसरी तरफ जो बजट खसारा है, बजट खसारे में अगर सूद की अदायगी को हटा दें तो इनका बजट खसारे में नहीं है, सरप्लस में, जिसको इकोनॉमिक्स की जबान में प्राइमरी सरप्लस कहते हैं। तो जो कर्जा होता है ना, कर्जा, ये जो मुझे बड़ी उस दिन अफसोस हुआ, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जो प्री बजट सेमिनार किया, वो ना कर्जे को दिखा रहे हैं हजम के हिसाब से कि जी इतने अरब डॉलर का या इतने अरब रुपए। कर्जा हमेशा दिखाया जाता है जीडीपी के तनासुब से। वो जो है इस साल कल की IMF की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इसने बजाय मतलब इंडिया, हम बड़ी इंडिया की मिसाल देते हैं ना, कह रहे हैं इंडिया छोड़े अमेरिका, यूरोपियन ममालिक, हर ममालिक का 10% जीडीपी के तनासुब से कोविड की वजह से कर्जा बढ़ा है, और पाकिस्तान का जीडीपी के तनासुब से इस साल कर्जा 0 बढ़ा है। वैसे मकामी तौर पे लेकिन हुजम में बढ़ा है, लेकिन जीडीपी के तनासुब से उसका कर्जा 0 बढ़ा है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या कि हमने अपनी सियासी तमगे लेने हैं, सामने वाले को बुरा दिखाना है, हुकूमत खुद भी नहीं बता पा रही, हुकूमत खुद भी, इनके लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज में ज्यादा पड़े रहते हैं। लेकिन मुजम्मिल हसन साहब, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये भी तो है ना कि फंड्स की तकसीम पर हम बहुत ज्यादा लड़ाई देख रहे हैं कि इस विफाक ने ज्यादा पैसे रख लिए या जो पैसे मिले वो कम मिले, हमें पूरा बजट नहीं मिला है। तो जो आजकल हम सिंध और विफाक के दरमियान आपस में लड़ाई देख रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने पहले ये भी देखा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 1200 अरब रुपए भी रखे गए, वो भी हमें नजर नहीं आ रहे कि कहाँ पर, क्योंकि भी आपने बात भी की है कि कराची बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, तो वो जो डेवलपमेंट के लिए बजट था वो सब कहाँ है? देखिए, मैं आपको एक कंफ्यूजन है। पहले आप इसको समझ लें कि ये जो सूबे हैं उनकी आमदनी कहाँ से आती है। सूबों की बमुश्किल जो अपना टैक्स है जो जमा करते हैं उससे वो पेंशन भी पूरी नहीं कर सकते। तो सूबे इतने निकम्मे हैं, यानी कि वो बच्चा है खानदान का जिसकी अपनी आमदनी भी नहीं है इतनी कि वो पेंशन दे सके, तनख्वाहें तो दूर की बात है। वफाकी हुकूमत जितना टैक्स जमा करती है ना, उसका 57.5% सूबों में बांट देती है। सबसे ज़्यादा पंजाब को, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सिंध को, तीसरे नंबर पे KP को, चौथे नंबर पे बलूचिस्तान और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर को। अब आप ये सोचें कि 57.5% वफाकी हुकूमत अपना सारी रिसोर्सेज बांट देती है सूबों को, बाकी 40% पे उसने डिफेंस, सारा जो मुल्क का कर्जा है वफाकी हुकूमत संभालती है। इसके अलावा उसने अपनी तनख्वाहें भी देनी है, सारा कुछ करना है। तो वफाकी हुकूमत का जब पहला दिन बजट का होता है ना, ये बांट बूट के वो माइनस में आ जाती है। अब जो सिंध वाले कह रहे हैं कि जो वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से तरक्याती अखराजात कर रही है
उसमें जो है पंजाब को और दूसरे सूबों को ज़्यादा दे रही है, सिंध को कम दे रही है। मेरा सवाल सिंध हुकूमत से है, कराची जो है सिंध हुकूमत का 95% टैक्स जमा करता है। आपको पता है पिछले साल 350 अरब रुपए सिंध हुकूमत को सिर्फ कराची से टैक्स दिए। जो वफाकी टैक्स जाता है वो अलग है, और कराची की तरक्याती अखराजात इन्होंने 3 अरब रुपए रखे थे, लाड़काना से भी कम। तो जो आपकी पूरे मुल्क को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, सिंध ने, जो सिंध हुकूमत ने, हम खुद कराची से हैं, पिछले 13 साल में जितना कराची के साथ नाइंसाफ़ी की, उसका रेवेन्यू जितना कराची से जाता है, उसके हिसाब से उसके साथ जस्टिफिकेशन ही नहीं की। ये किस मुंह से वफाकी हुकूमत से? सिंध में एम्बुलेंस नहीं है सिंध हुकूमत की तरफ से, फायर ब्रिगेड अभी वफाकी हुकूमत ने अभी दी है, फायर ब्रिगेड नहीं इतने बड़े सूबे में। अभी आपने देखा होगा घोटकी में जो वो हुआ है, हादसा हुआ है, तो सिंध हुकूमत के पास एम्बुलेंसेज ही नहीं थी कि वहाँ से लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकें। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, कराची में लोग पानी ख़रीदते हैं, पूरे मुल्क में हम बताते हैं तो लोग कहते हैं आप पानी भी ख़रीदते हैं, यानी कि हमें जो नहाने धोने के लिए पानी चाहिए हम वो ख़रीदते हैं। तो जो अगर आप हालात देखें कराची के, उसके बाद कहा यह जाता है कि जी कराची तो 13 अलग अलग हुकूमतें हैं, ये कैंटोनमेंट अलग बने हुए हैं, ये अलग बने हुए हैं, तो ओनरशिप नहीं है, इस वजह से कराची का जो है वो बेड़ा गर्क है। कराची में आप जो है ना कोई 2 किलोमीटर की बगैर पैच के सड़क नहीं निकाल सकते। तो पहले सिंध हुकूमत अपने अंदर देखे, वो कहती है 18वीं तरमीम के बाद ये जो है डेवॉल्व हो गया है। इन्होंने जो है सूबों की डेवोल्यूशन के हिसाब से जो है अभी तक क्यों नहीं इकदाम किए, हर मतलब शहरों की आबादी के हिसाब से पैसे क्यों नहीं देते? नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची से नहीं है, और उनको पता है कि जहां वोट बैंक है वहीं पे जो है उन पे पैसे खर्च करो। मुज़म्मिल असलम साहब, ये बताइए कि 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबों में कोई बेहतरी लाई जा सकती है इस मॉडल के साथ? ये सूबे जो हैं बहुत सारी शोबों में, बहुत से शोबों में इनकी इनकॉम्पिटेंस सामने आई है, ये बल्कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है, इतनी लीकेज है, जो हम टैक्स इकट्ठा वफाक कर करके कर्जे लेके ये आगे से उड़ा देते हैं। आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम ये जो मॉडल है इसमें बड़ी तब्दीली की जरूरत है या यही बेहतर हो जाएगा? देखिए मेरे हिसाब से तो 18वीं तरमीम जो है उसके बाद जो 7 NFC अवार्ड हुआ, ये NFC अवार्ड के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो हमेशा के लिए जो है ना 6-7% पे चला गया है, और जब बुरा साल होता है तो 8-9% पे चला गया। पाकिस्तान का बजट खसारा जो है वो कभी नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये इसका एक सिस्टमेटिक फ्लॉ है। दूसरी चीज़ ये कि 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि सूबों ने जो है ना एग्रीकल्चर अपने पास कर लिया, और ये 2011-12 के बाद मतलब 18वीं तरमीम हो गई थी। आपको पता है इस वक्त जो मुल्क में फूड इनसिक्योरिटी, अभी आप वफाकी हुकूमत को इल्ज़ाम दे देते हैं जी गंदम कम आ रही है, ये कम आ रहा है, वो चीनी महंगी हो गई, ये तो सारा का सारा चैप्टर ही एग्रीकल्चर का जो है सूबों के पास है। सूबों ने ये बताएं 10 सालों में, मैंने आज ही किसी को वर्किंग करके दी एक, जो पीपल्स पार्टी के दौर में औसतन 5 सालों में 1% जो है क्रॉप का साइज बढ़ा है, और मुल्क की आबादी 2% या 1.5% से सालाना बढ़ती है, यानी कि आबादी के तनासुब से भी जो है कम वहां पे पैदावार हो गई। और नून के दौर में क्रॉप्स की बात कर रहा हूं 0.68%। तो ये जो सूबों ने जब से ये ज़रात ली, और ये ज़रात ही जो है ना ये मुल्क है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ज़रात ना सही हो तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सब कुछ है, और हमें बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ जाती है। तो मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन्होंने आके जो है ज़रात को जो है तबाह कर दिया। दूसरे नंबर पे अगर आप एजुकेशन और हेल्थ की बात करें, अभी ये देखा, आप एक छोटी सी मिसाल है कोविड की आपके सामने। कोविड में किसी एक सूबे ने 1 रुपए की वैक्सीन अपनी तरफ से नहीं दी, और जब कोविड था तो लॉकडाउन लगा तो वफाकी हुकूमत ने ही जो है 12,000 रुपए के हिसाब से लोगों को पैसे दिए। वफाकी हुकूमत ने ही सनत को जो है वो 3 महीने की बिजली फ्री की। वफाकी हुकूमत ने ही जो है स्टेट बैंक के थ्रू जो है फाइनेंस दिया सस्ता। किसी एक सूबे का आप मुझे 1 रुपए की एलोकेशन बता दें, तो ये हमारे कराची में तो अल्लाह माफ करे कि अगर बारिशें हो जाए ना तो वहां पे भी इनसे नहीं संभलता। नाले भी जो है वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं सफाई के, पिछले साल कहते हैं वर्ल्ड बैंक से पेमेंट लेट आई, अब नाले भी जो है सिंध के बजट से नहीं आते। और आपको एक आखिरी बात बता दूं जो सबसे अहम है, जितने भी सूबे हैं ना उनका जो बजट है उसका 50% से ज्यादा पेंशन और उन्हीं की तनख्वाहों में जा रहा है। तो वो क्या डेवलपमेंट में लगाएंगे, क्या तालीम में लगाएंगे, क्या सेहत में लगाएंगे, उससे आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा मुझे
मुजम्मिल साहब, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है टैक्स कलेक्शन का। उसमें बहुत बड़ा हम एक फ्लॉ देखते हैं। कहा जाता है कि 1 से 2% लोग जो है वो टैक्स देते हैं। तो टैक्स ना देने की आपके नज़दीक वजह क्या है? क्या लोग टैक्स देना नहीं चाहते, या निज़ाम में इतनी मुश्किलात हैं कि लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है? देखिए, वो जो प्रोग्राम का स्टार्ट हुआ था ना कि आम आदमी के लिए क्या है, और मैं ये कहता था आम आदमी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। अब आपको पता है कि आपकी मुल्क की ज़राअत जो है और ये लाइफ स्टॉक मिला के 20% आमदनी का है। फिर उसके बाद होलसेल एंड रिटेल ट्रेड जो है 18% है। तो इस मुल्क की जो 45% जो कारोबार ज़िंदगी है ना, उसको आपने टैक्स फ्री किया हुआ है। बाकी 55% है सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाले, जो हर साल उन बेचारों की तनख्वाह मिलती नहीं है, उनके टैक्स का रेट बढ़े जा रहा है। ठीक है ना। सनत दूसरे नंबर पे, फिर हमारे को ही बिजली के थ्रू, पेट्रोल के थ्रू फिर मजीद टैक्स कर दिया जाता है। जब तक टैक्स मुनसिफाना नहीं होगा और हर तबका, इस साल जैसे पेंशन पे टैक्स आ रहा है, वो उसमें मैंने बात कर दी, लड़ने आ गए लोग। भाई अगर एक पेंशन साल की 6 लाख लेता है, यानी कि महीने की जो 50,000 रुपये लेता है उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर एक आदमी 5 लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहा है तो वो क्यों टैक्स से बरी हो जमा हो? तो जी, ये जिंदगी भर इन्होंने खिदमत की है कि हमने खिदमत नहीं की प्राइवेट सेक्टर में। मेरा टैक्स निकाल लें पूरे जब से मैंने 15-17 साल में, तो देख लें हमारी कितनी खिदमत है। तो जब तक आपका टैक्स का सिस्टम मुनसिफाना नहीं होगा, आपका टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ेगा और माशरे में ज्यादती। सबको टैक्स करें, जिसकी आमदनी जो है अभी इस वक्त जो है ना पैमाना है कि 6 लाख से कम वाले आमदनी पे साल पे टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा जो इससे ज्यादा कमाए उसको टैक्स। हड़ताल पे चले जाते हैं, ताजरों पे करते हैं, दुकानें बंद कर देते हैं, कैसे करें? तो यही तो वजह है। कंसर्न्स है ना, ताजर भी तो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, इंपोर्ट ज्यादा नहीं की जाती है। नहीं, देखें, ताजिर तो हमारा जो है वो उसका जितना अच्छा कारोबार होता है वो उतना कहता जी कम ही नहीं है, बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, ताकि उसका मुलाजिम या उसके घर वाले ना खर्चा मांग ले। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस हुकूमत में आके मैंने देखा है कि कुछ जो है ये साल खास तौर पे 4,170 अरब रुपए 11 माह में कलेक्ट हो गए हैं। 4,700 का टारगेट है। ये जो है मैंने देखा कि एकदम टैक्स जो है बगैर शरह बढ़ाए बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि अब जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल लगे हैं, यानी कि अगर आपने कोई कपड़ा खरीदा है जाके, तो जैसे ही वो आप उससे पैसे देंगे FBR को उसके पास टैक्स की रिपोर्ट चली जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे काम हो रहा है कि यानी कि चीनी के कारखाने से चीनी निकले, सीमेंट की बोरी निकले, सिगरेट के कारखाने से सिगरेट निकले, तो उसी वक्त पता लग जाए कि किस किस के पास जा रही है। फिर तीसरा, स्मगलिंग पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। और चौथा, कोविड ने बड़ी मदद कर दी, ये जो ऑनलाइन वगैरह चीज़ें। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ अगले साल की, मुझे पता लगे कि 5,800 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन एक साल में, अजाफी 1,000 अरब रुपए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चले गए तो होपफुली जो है हमारे ये टैक्स के मसले भी हल हो जाएंगे। लेकिन विल चाहिए। अगर हम सिंध के देहातों से जीत कर आते हैं तो उधर के देहात के लोगों को, जो मालदार हैं, उनको बेनिफिट ना दें, हम जो है मुनसिफाना टैक्स सिस्टम को लेकर आए, तभी ये मुल्क आगे जाएगा, वरना नहीं जा सकता। और टैक्स अगर हमारा बढ़ेगा और हर कोई देगा तो इससे बहुत ज्यादा भी होगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे, इस वक्त जो अमेरिका के इनखला की बात हो रही है अफगानिस्तान से, और फिर न्यूयॉर्क की इस टाइम पर रिपोर्ट आना, इस सब पे बात करेंगे। इस सब पे बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 2 दहाइयों पर मुहित जंग, खरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद, 24,000 फौजियों की हलाकत के बाद फाइनली अब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इस क्रूशल टाइम पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आना, जिसमें इंकशाफ किया गया है कुछ हफ्ते पहले CIA के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ और ISI के सरबराह से मुलाकात भी की, और मुसलसल अमरीकी वज़ीर दिफा इस वक्त आर्मी चीफ के साथ राबते में भी हैं। कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि अमेरिका मुस्तकबिल के जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं उनके हवाले से अफगानिस्तान के करीब कोई एयर बेस चाहता है। पाकिस्तान में हवाई अड्डों की बात हो रही है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्जियाकार वाइस एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा, जो इनखला की इस वक्त बातें हो रही हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस वक्त रिपोर्ट आना, आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका के पास
पास कोई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, कोई प्लान इस वक्त मौजूद है? देखिए, एक तो जो इस किस्म की रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो जरीदा है और काफी क्रेडिबल जरीदा है, उसमें जब आती है तो एक तो उसका एक अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो उनकी हुकूमत है, जो उनके लोग हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उनका एक ख्याल का इजहार होता है और उसमें काफी हद तक हकायक पे मबनी चीजें होती हैं। तो अगर वो ये कहते हैं कि उनके CIA के जो चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और आके यहाँ मुलाकातें की, तो हमें इससे रिलेट करना आसान हो जाता है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है तो उसका जो रोल है काउंटर टेररिज्म का, यानी उनको ये जो शक है कि यहाँ पर फिर कोई टेररिज्म की पनप सकती है, एक तहरीक चल सकती है, जिस तरीके से अलकायदा का पहले मसला हुआ। तो अगर उनको लगता है तो वो कहते हैं कि उनके पास कोई ना कोई अड्डा होना चाहिए जहां पर के वो ड्रोन्स के साथ उसको हमला कर सकें। ये उनकी रिक्वायरमेंट समझ आती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान से क्यों मांगते हैं, वो किसी और मुल्क के पास क्यों नहीं जाते, और भी नेबर्स हैं अफगानिस्तान के। जाहिर है पाकिस्तान ने इन 20 सालों में 70,000 अपनी जानें गंवा के और बेशुमार अरब डॉलर का नुकसान करवा के कम से कम ये सबक तो सीख लिया कि हम जब इस किस्म की किसी की मदद करते हैं, जब हमने मदद की अमेरिका की जब वो अफगानिस्तान में जाना चाहता था, तो इसकी बहुत भारी कीमत हमें चुकाना पड़ी। दूसरी बात यह है कि हमारा इस वक्त चीन के साथ जो हमारा CPEC के ऊपर जो काम चल रहा है और जो हमारी मुआशी एक सरगर्मियों की कोशिश है, उसको भी फिर ये धचका पहुंच सकता है कि अमेरिका की मौजूदगी में फिर वो चीन के साथ, वो कहने को तो यहाँ बैठा होगा अफगानिस्तान के लिए, लेकिन वो कुछ ऐसे मामलात भी कर सकता है जिसमें कि चीन के जो और CPEC के जो मामलात हैं उसके अंदर मुश्किलात आ सकती हैं। तीसरी चीज, जब ये इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो उसमें ये भी मुमकिन होता है कि तालिबान के दिल में कुछ ऐसे वसवसे डाले जाएं पाकिस्तान के बारे में कि शायद पाकिस्तान ये करने जा रहा है या हम ये बात कर रहे हैं, उसको फिर बहुत इश्तिहार दी जाती है उस चीज को, ताकि तालिबान के अंदर एक गम गुस्सा पैदा हो पाकिस्तान के साथ और शायद वो फिर किसी तरीके से पाकिस्तान से दूरी हो, तो फिर उसके लिए अशरफ गनी की जो हुकूमत है, जो अफगान हुकूमत इस वक्त अमेरिका के जोर पे बैठी है, उसके लिए कुछ आसानी हो जाए। ये उनकी सोच और उनका ख्याल हो सकता है कि अगर तालिबान को दूर किया जाए या पाकिस्तान को तालिबान से दूर किया जाए तो शायद उनको जेर करना उनकी अफगान हुकूमत के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये मीडिया के थ्रू और इन रिपोर्ट्स के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फॉर द मोमेंट हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ बुनियाद जरूर होगी, क्योंकि काफी ऐसी मुलाकातें हुई। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जमीन पे किसी किस्म की कोई फॉरेन फोर्स का कोई अड्डा, कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड, कोई इसका ये जो होते हैं UAVs के लिए और ड्रोन्स के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश हरगिज मौजूद नहीं है। हम कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इंटरेस्ट को कुर्बान नहीं कर सकते। शिराज साहब, कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें वो अड्डा जो है अगर कोई पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम हो या कोई उनको किसी तरह की वहां से कोई मुआवनत मिल रही हो, क्योंकि इस तरह की कोई बातें भी जो हैं वो गर्दिश करती नजर आ रही हैं कि या ये भी मुमकिन नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये भी मुमकिन नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। वजह ये है कि इसमें कोई मामनत की फिर कोई गुंजाइश, मामनत का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई वहां पे लेके ऐसे मामला, इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान पे खुद हमले करेंगे ना, इसका मतलब ये होगा। अगर मामनत भी कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान पे अफगानिस्तान पे खुद हमले करेंगे। तो हमें तो अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहिए, हमने उसको जंग को तो नहीं बढ़ावा देना। तो मेरा ख्याल है अगर कोई सोच किसी कोने में, किसी के दिमाग में अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, चाहे उसकी जो भी हमें कोई फायदा पहुंच रहा हो, हमारा वो कोई फायदा, वो इतना बड़ा फायदा नहीं है जो कि हमारे नेशनल मफाद, नेशनल इंटरेस्ट में वही है कि हम किसी भी हुकूमत के साथ, किसी और मुल्क के साथ, कोई तीसरी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान का राब्ता नहीं रख सकते जिसका नुकसान अफगानिस्तान को पहुंचे, वॉट एवर बी दी प्राइस। और हम सिमिलरली चीन के साथ अपने मामलात और अपने तल्लुकात को किसी सूरत कुर्बान नहीं कर सकते, वॉट एवर बी दी प्राइस दैट वी हैव टू पे। लेकिन शहजाद, सवाल यहाँ पर यह भी तो बनता है कि इनखला के बाद अमेरिका क्यों चाह रहा है कि वो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन अभी भी अफगानिस्तान में कैरी ऑन रखे? जी, वो देखिए, वो तो दो तरह के ऑपरेशन होंगे उसके। एक तो वो ऑपरेशन है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जो कि उनकी अपनी एम्बेसी जो है, जो कि बहुत बड़ी एक एम्बेसी है काबुल के अंदर भी, वहां बैठ के, और वो इंटेलिजेंस के हर मुल्क के अपने अपने ऑपरेशन होते हैं और वो उनका एक कुछ ना कुछ वहां पे सेटअप होता है जो कि अपने ऑपरेशंस कर सकता है। और उनका रोल काउंटर टेरर का जो होगा, देखिए पहले वो काउंटर इंसर्जेंसी पे आए, कब्जा किया, काउंटर इंसर्जेंसी करते रहे, फिर काउंटर टेरर पे आए, और अब वो चाहते हैं कि बाहर बैठ के कहीं से ये काउंटर टेरर का जो रोल है जो CIA ने करना है, और ये CIA को जिम्मेदारी दी गई। वहां पे सिर्फ
जो जो वहां पे जो काउंटर टेरर का रोल था अफगानिस्तान में, वो जब अफवाज वहां पे थी भी तो उसके बावजूद वो रोल इनको दिया गया था CIA को काउंटर टेररिज्म का। तो काउंटर टेररिज्म वो बैठ के, अब वो वहां से चूंकि उड़ा नहीं सकते, ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उन्होंने जाहिरन देना है वहां पे, अड्डे वापस करने हैं, निकलना है वहां से, तो उनको एक ऐसा खत्ते के अंदर चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले ये उज्बेकिस्तान के अंदर और किर्गिस्तान में अड्डे रखते थे, और लेकिन वहां पे रूस के असर रसूख की वजह से काफी देर रखे उन्होंने, फिर रूस की वजह से उनको वहां से ऐसा ऐसा निकलना पड़ा। अब उस सेंट्रल एशिया है और बाकी उस वजह वहां पे अब रूस उनको आने नहीं दे रहा, और फिर उनका ख्याल है कि शायद पाकिस्तान पे पुराने तल्लुकात की बिना पे और शायद कुछ देना चाहते हो, कोई लॉलीपॉप देना चाहते हो, कुछ अट्रैक्शन देना, इंड्यूसमेंट्स देना चाहते हो, हम आपको इतने जहाज दे देंगे, हम यूं कर देंगे आपके लिए। लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान के लिए। हमने शुक्र करके 40 साल में हम अफगानिस्तान का इंशाअल्लाह कोई अमन देखेंगे, अभी ना हुआ, साल 1.5 साल बाद हो जाएगा, लेकिन हमें सेटल होना है, अपनी माशी तौर पे अपने मुल्क को आगे लेके चलना है। हम किसी और जंग में ना उलझना चाहते हैं, ना किसी के लिए कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, ना बनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो गलतियां हमसे हो गई, हमें उससे पीस बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस किस तरह से और किस टर्म्स पे चलेंगे, चला था बरसात ही रहेगा। ब्रेक का टाइम हुआ नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदील, ये बताइएगा आपके इत्तलात के मुताबिक जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है, और इसके जितनी भी चीज़ें उठाई गई हैं, जितने भी सवालात उठाए गए हैं, जो इंकशाफात किए गए हैं, उस हवाले से वैसे अभी तक हमने कोई तरदीद भी नहीं देखी है। और जो सबसे बड़ी बात इस तमाम अगर रिपोर्ट को मैं मद्देनज़र रख कर बात करूँ, क्या इमरान खान साहब पर प्रेशर है कि वो अमेरिका के लिए यहाँ पर जो वो हवाई अड्डे चाह रहे हैं बनवाना, वो क्या मुमकिन होगा उनके लिए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त यही है, राब्ते भी हैं। और अगर हम इस रिपोर्ट, इस आर्टिकल की बात करें, इस हवाले से ना तो CIA की जानिब से तरदीद आई है और ना ही यहाँ से कोई ऐसी तरदीद आई है। राब्ते तो हैं, लेकिन सवाल ये है पाकिस्तान दे क्या सकता है? एक बात तो तय है, इमरान खान जब तक वजीर आजम हैं ये मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। इमरान खान हुकूमत में आने से पहले इसकी मुखालफत करते रहे, इमरान खान रैलियां निकालते रहे, ड्रोन हमलों वाले मामले पे इमरान खान का एक स्टैंस था, तो ये उनके नैरेटिव का हिस्सा था। तो इस मामले पे पाकिस्तान, और ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी है, अमेरिका के लिए इस पे ज़ाहिर बड़ी तशवीश है। अमेरिका जो है वो हरबे भी आजमा रहा है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका को ये जो अड्डे देने वाला जो मामला है या किसी किस्म का ताउन जो देने वाला मामला है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस तरह शहजाद साहब ने भी कहा कि अगर हमारी ज़ेर निगरानी भी कोई अड्डे हों तो वो और ज्यादा गलत मैसेज जाएगा। और देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि 20 साल से दो सबसे बड़े फरीक जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था, एक पाकिस्तान और एक वहां पर जो अफगान तालिबान, और इस वक्त अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की है, इन्हीं से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान से लॉजिस्टिक सपोर्ट मांग रहा है और तालिबान से वहां अमन मांग रहा है। तो इस वक्त सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन है। जो सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं वहां पर भी रशिया की वजह से वहां भी मुश्किल पेश आ रही है। उसने यहां कुर्बो जवार में रहना भी है, पाकिस्तान के लिए भी बड़े चैलेंज हैं। लेकिन अड्डे देने के हवाले से मुझे लगता है कि बहुत कम इम्कानात हैं, और ये मामला ये जाहिर है जो आगे जाएगा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इसमें चैलेंज है। मेरे ख्याल में ये मामला पार्लियामेंट में आकर इस पर डिबेट भी होनी चाहिए, इसमें कोई सियासत कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें मामला पार्लियामेंट में लाकर डिबेट करनी चाहिए कि अफगान मामले पर हो क्या रहा है। क्योंकि इस मामले में देखें जो माजी में क्या होता रहा है उसकी हमने कॉस्ट पे की है, आज तक उसके असरात जो हैं रहे हैं। तो इसलिए ये जो फैसला है ये कोई छोटा फैसला नहीं होगा, और इस पे ना करना भी जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए है ना ही इसमें।
अच्छा ठीक है, शहजाद साहब आप मुझे बताइएगा इस तमाम में कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए डायलॉग्स के टर्म पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने बहुत ही गैर सिफारती अल्फाज भी इस्तेमाल किए, गैर महज़िब गुफ्तगू की, जिसका शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस तमाम माहौल में अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान डायलॉग की तरफ किस तरह से आएंगे। देखिए, अफगानिस्तान को सबसे पहले खुद से सेटल होना है अंदरूनी तौर पर। जो उनका इंतशार है वो कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पे जाके उसको बैठना है। जो तबकाती और वहाँ पे जो ट्राइबल किस्म का जो माहौल है और जो फिर तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में जो खलीज है, ये कहीं ना किसी तरीके से इसको पुर होना है और कहीं इसको सेटल होना है, और ये होगा। ये एक कुदरती फितरी अमल है। ये इस तरीके से एक खाना जंगी की कैफियत होगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं चीज जाके बैठेगी। वो जो बैठ जाएगा मामला, उसके बाद फिर एक अफगानिस्तान का अपना एक मिजाज और तरीके से उभरेगा या निकलेगा। वो जो मिजाज होगा उसको फिर हमने स्टेबलाइज करने के अंदर जो मदद करनी है वो हमने करना। और वो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो चीन की भी है, वो रूस की भी है, वो उन तमाम बड़ी ताकतों की या उन मुल्कों की जो कि असर रसूल रखते हैं अफगानिस्तान में, उनको करना है। और याद रखें कि चीन की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो होगा क्या, मेरा ख्याल है कि अमेरिका के प्रेशर के साथ भी और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हिसाब से भी पाकिस्तान को चाहिए कि अभी से ही चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, ये जो 4 ममालिक हैं और ये एक क्वाड एग्जिस्ट करता है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, इनका रोल जो है वो ज्यादा होना चाहिए अफगानिस्तान में। और ये मिलके इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की जमीन किसी और मुल्क के खिलाफ, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे वो कोई और ऐसा ग्रुप है, कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जो भी हुकूमत बनेगी, जिस तरीके से भी बनेगी, उसके साथ फिर इन 4-5 मुल्कों का जो आपस का ताल्लुक है, जो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको मदद करें, ताकि जब इकोनॉमिक स्टेक्स उनके बेहतर होंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी, फिर वो रीजन में मर्ज हो जाएगा आसानी के साथ। वरना अगर ये इंतशार की कैफियत रही तो फिर रीजन के साथ मर्ज होना अफगानिस्तान का मुश्किल हो जाएगा। शहजाद, दबाव तो है पाकिस्तान पर, क्योंकि सुपर पावर की तरफ से इस तरह की रिक्वेस्ट आना एयर बेसिस के हवाले से दबाव तो है, लेकिन पाकिस्तान किस तरह से इसको डील कर सकता है, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? मुझसे पूछ रही हैं? जी सर, आपसे पूछिए। हाँ, देख, बिल्कुल अमेरिका के साथ, अमेरिका पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट हलीफ है और हमें अमेरिका के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। हमारी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद हमारी माशी जो कुव्वत है, ये जो माशी कैपेसिटी है, उसमें भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो IMF के थ्रू आता है, चाहे ट्रेड के थ्रू आता है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका को हमें यही समझाना है कि हमने 40 साल आपके लिए ये जंग लड़ी है, 1979 के बाद से लेके आज तक, और हमने इसके अंदर बहुत कुछ नुकसान उठाया है, सब दुनिया जानती है। हम खुद अपने अंदर एक टेरर, वॉर ऑन टेरर अपने मुल्क में लड़ चुके उसकी वजह से। तो इन तमाम चीजों के बाद अब पाकिस्तान भी इस तरह का एक मुतहम्मल नहीं हो सकता, और मेरा ख्याल है अमेरिका समझेगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम ये इंश्योर कराएं कि अफगानिस्तान के अंदर कोई इस किस्म की टेरर ग्रुप की, जिस तरीके से अलकायदा की गुंजाइश बन गई, जिस किस्म का माहौल बन गया, अब वहां पे ऐसा हम तमाम मुल्क मिलकर रीजन के इस चीज को इंश्योर कराएंगे और इसको इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे अपने साथ, इस खत्ते के साथ, ताकि वहां पर इस किस्म की जो रुझानात हैं या इस किस्म के मौके मिनिमाइज हो जाएं या एलिमिनेट कर दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर रूस, चीन, ईरान, इन तमाम मालिक को शामिल करना पड़ेगा ताकि हम एक कलेक्टिव और कोऑपरेटिव रोल अदा कर सकें। शहजाद साहब, ये एक जिम्मेदाराना इनखला है या अमेरिका ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी में है और वो दूसरों का भी नहीं सोच रहा इसमें कीमत तो बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। क्योंकि देखिए वो तो छोड़ के जा रहे हैं और जिस किस्म का प्रेशर, मैंने कहा ना 3 पॉसिबिलिटीज है ना जी, वो ये भी शो करना चाहते हैं कि तालिबान और पाकिस्तान को ऑपोजिट साइड्स के ऊपर दिखा दें। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से एग्री करता है, जैसे हमने पहले हिस्से में डिस्कस किया, तो वो तो फिर तालिबान का एक बिल्कुल मुखासमाना और एक मुकम्मल तौर पे हरीफाना रवैया पाकिस्तान से हो जाएगा ना। यानी पाकिस्तान से अगर कोई मामनत करे, किसी किस्म की आनत भी हो, तो उसका मतलब है कि हम तो पाकिस्तान उसका हिस्सेदार बन के उस हमले का, जो कि पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की जमीन से होता है या पाकिस्तान की फजा से होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उससे बचने की जरूरत है और प्रेशर उनका बेइंतहा होगा और है भी, लेकिन बाहर सूरत इसी प्रेशर को हमने हैंडल भी करना है। और मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली और वाज़ेह तौर पे नेशनल असेंबली में ये ऐलान कर दिया, बता दिया, स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान किसी सूरत किसी को कुछ ये अड्डे वड्डे का कोई सिलसिला नहीं है। और वो बहस हुआ है, बहस चल रही है,
वहां पे भी चल रही है, अमेरिका के अखबारात में, हमारे यहाँ भी चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहस की हद तक ही रहेगी। ये गवर्नमेंट वाकई में किसी सूरत पाकिस्तान के मफादात को दाव पे नहीं लगा सकती। लेकिन शहजाद साहब, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट करना और इस तमाम हवाले से अगर हम बात करें तो CIA का दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो अभी तक जो हम एक चीज जो मैं देख रही हूँ जो लैक हो रहा है वो ये रहा है कि अभी तक बाइडेन ने इमरान खान साहब से कोई राबता किया है, ना किसी हवाले से किसी टर्म्स पर कोई बात की है। मेरा नहीं ख्याल कि दिस शुड बी यानी ये कंसिडरेशन होनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के डिस्कोर्स में और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं वहां पर जो बहस या जो डिस्कशंस हो रही हैं या जो बातचीत चल रही है उसके मुताबिक वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी, यही बात है कि इतना आपका अच्छा और इम्पोर्टेंट एक हलीफ है अमेरिका, तो आप जब उससे वो उसकी जब भी कोई इस तरह की इंडिकेशन भी होती है रिक्वेस्ट की, तो हमें उसको भी बड़े तरीके के साथ उसको मैनेज करना पड़ता है। हम आउटराइटली जिस तरीके से हम कहते हैं, हम ये नहीं रियलाइज करते कि हमें एकदम से किसी को अपने से दूर कर देना पॉसिबल नहीं होता, वो ना करना चाहिए। हमें यूं करना है कि लेकिन हमने अड्डा कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, हमने जो चाह रहे हैं वो नहीं करने देना। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की कि पीस आएगा, वक्त लगेगा लेकिन आ सकता है, तो पीस कीपिंग का प्रोसेस और उसके बाद फिर उसको सस्टेन रखना, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बस यही और कुछ भी नहीं। सिर्फ यही कि सबसे पहले अमन आ जाए, आपस में एग्री कर जाए, पॉलिटिकल अकोमोडेशन हो जाए, सोशल जो उनका है जो स्टेटस है, जो उनकी अपना एनवायरनमेंट है वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाए, रीबिल्डिंग का प्रोसेस हो, उनको रीसेटलमेंट का प्रोसेस हो, फिर उनकी इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी जान पड़े। और वो इकोनॉमी में जान तभी पड़ेगी अगर सेंट्रल एशिया कनेक्ट होगा CPEC के साथ। यही होगा अगर ईरान, चीन, मैं तो भारत का भी कहता हूँ कि जब तक वो कनेक्ट नहीं होता ये सारे खत्ते के अंदर, ये पूरे का पूरा खत्ता जब तक एक तरह से एक इकोनॉमिक हब नहीं बनेगा, उस वक्त तक ये इंटीग्रेशन कभी कोई थोड़ा कमजोर होगा, जैसे कि अफगानिस्तान है, लेकिन वो तेजी के साथ रिकवर कर पाएगा अगर इस किस्म की इंटीग्रेशन होती है। तो हमें पूरे का पूरा जोर, CPEC उसकी वो रीढ़ की हड्डी है जहां से कि स्पोक्स निकलेंगी ईस्ट में और वेस्ट में जो कि इस खत्ते को जोड़ के रखेंगी। इसी में अफगानिस्तान की बका है, इसी में बाकी हम मुल्कों के लिए अमन है, अमन का रास्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम दिया। आम ममालिक के लिए जरूरी है तो एक तो इकट्ठा होना, दूसरा इकोनॉमिक हब बनना और सेकेंडली डायलॉग का होना, आपस में तमाम कंट्रीज का होना जरूरी है। तब तक हम पीस प्रोसेस की तरफ नहीं जा सकते। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।